नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है इस्मान और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एपी कैंपस में। लास्ट वीडियो में हमने एक सीरीज शुरू की थी जो यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर थे 2017 के, उनको सोल्व कराने के लिए एक सीरीज शुरू करी गई थी। ठीक है, और उसमें मैंने मैथ का पोर्शन जो था उसमें से लगभग 8-10 क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। तो आज उन्हीं क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करेंगे। उसी पेपर के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या है कि एक 3 अंक की संख्या को यादृच्छा का मतलब क्या होता है कि कोई मान लो कि 100 नंबर है, 1 से लेकर 100 संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 संख्याएं हैं। तो यादृच्छा का मतलब क्या होता है कि पहले हमने 1 ले लिया, ठीक है, उसके बाद 2 लिया, उसके बाद 3 लिया, फिर 4 लिया। इस तरीके से जो चुना जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? यादृच्छा चुना जाता है। ठीक है, यानी कि एक नंबर लेने के बाद, एक नंबर चुनने के बाद जब दूसरा नंबर चुनेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। तो इससे आगे क्या है कि उस संख्या के चुनने की प्रायिकता क्या होगी जो संख्या 5 तथा 9 से विभाज्य हो। अब एक बात बताओ, 5 तथा 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? 5 तथा 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? जो संख्या 5 तथा 9 से विभाज्य होगी, जो संख्या 5 तथा 9 दोनों से विभाज्य होगी, वो इनका जो एलसीएम होगा 45 इससे भी विभाज्य होगी। ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा 45 इससे भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि 45 से 3 अंकों की कौन कौन सी संख्या विभाजित हुई है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया कि 3 अंकीय संख्या कितने अंक की है? 3। ठीक है, 3 अंकों की संख्या है। अब 3 अंकों की संख्या क्या है? देखिए 45 से जो, इससे पहले एक छोटी बात और देख लो कि प्रायिकता निकलेगी कैसे। ठीक है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है? प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने नंबर्स की, जितनी संख्याओं की हमें आवश्यकता है। ठीक है, हमें आवश्यकता क्या है कि 3 अंकों की वो संख्या ढूंढनी जो 45 से विभाज्य होगी। अब वो संख्या कितनी होगी? ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि जितनी भी वो टोटल 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की जितनी भी संख्या है उनमें से क्या लेना? जितने की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट की जितनी संख्या हमें चाहिए और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की टोटल 3 अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब इसने क्या कहा कि जो 5 तथा 9 दोनों से विभाज्य हो, 5 तथा 9 दोनों से विभाज्य वो संख्या होगी जो उनके एलसीएम से विभाज्य होगी। ठीक है, एलसीएम कितना है? 45। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या बताओ जो 45 से विभाज्य हो। अब 45 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की संख्या स्टार्ट हो कहां से होगी? 100 से। ठीक है, 100 3 अंकों की संख्या यहां से स्टार्ट होगी। अब 100 के आगे जो संख्या 45 से विभाज्य होगी वो संख्या कौन सी है? वो संख्या कौन सी है? 135, 135। 135 जो है वो 45 से विभाज्य होगा, और यदि 45 से विभाज्य होगा तो 5 और 9 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या होगी? 180 होगी। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट नंबर जो होगा, लास्ट नंबर जो विभाज्य होगा 45 से, वो कौन सा होगा? लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर जो 3 डिजिट का लास्ट नंबर होगा, 3 अंकों की जो लास्ट संख्या होगी वो 999 होगी। ठीक है, अब 999 से पहले, क्योंकि 999 तो 45 से विभाजित नहीं है, अब इससे पहले कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी? 990। ठीक है, कौन सी? 990। अब एक बात बताओ, जो फॉर्मूला था उसमें था नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें वो संख्या निकालनी जो 45 से विभाजित हो।
अब 45 से 135 से लेकर 990 के बीच में कितनी संख्याएं होगी, यह चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एपी, यदि किसी ने पढ़ी होगी तो एपी में एक फॉर्मूला है कि यदि अंतिम नंबर दिया हो, यदि लास्ट नंबर दिया हो तो नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ टर्म्स, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला हो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या है, tn है लास्ट नंबर, a है फर्स्ट नंबर, d क्या है, देखिए d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे कि हर सेकंड नंबर में से जो फर्स्ट नंबर घटाने के बाद डिफरेंस आएगा उसको क्या कहेंगे, डी, कॉमन डिफरेंस। अब 180 में से घटाएंगे 135, 180 में से यदि 135 को घटाओ तो कितना आएगा 45। ठीक है, कितना आएगा 45। अब इसके आगे एक बात बताओ, इसके आगे कौन सी संख्या होगी, 225 होगी। ठीक है, 225 यानी कि 225 भी 45 से विभाजित होगी, 180 के बाद 225 होगी। ठीक है, अब यदि डी इन दो से नहीं निकालना तो इससे सेकंड से फर्स्ट वाला घटा दो, अगले में से पहले वाला माइनस कर दो, तो वो क्या होगा, डी होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट नंबर क्या है 990 इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 135 135 प्लस एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ क्वांटिटी जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी होगी वही तो चीज फाइंड आउट करनी। तो एन तो ऐसे कैसे -1 इंटू डी, डी कितना आया 45। ठीक है, इसमें से माइनस करो, ये प्लस में है, इस साइड जाने के बाद कहीं हो जाएगा माइनस में। तो n -1 इंटू 45 इक्वल टू 990 -135। ठीक है, n -1 इंटू 45 इक्वल टू 5, कितना हो गया 5 8। ठीक है, 855 हो गया। तो n -1 इक्वल टू 855, देखो ये साइड मल्टीप्लाई में तो साइड जाएगा डिवाइड में 45। तो n -1 इक्वल टू कितना होगा, यदि 45 से यदि 855 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 19। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 19 प्लस a इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो हमें 20 नंबर 20 संख्याएं चुननी है। ठीक है, 20 संख्याएं चुननी और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक चीज और चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि टोटल क्वांटिटी की 3 अंकों की टोटल संख्या कितनी होगी। अब एक बात छोटी सी बात बताओ, यदि 100 से लेकर 999 तक 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की संख्या है तो टोटल नंबर कितने होंगे, तो टोटल नंबर कितने होंगे। ठीक है, टोटल नंबर कितने होंगे, प्रायिकता इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कितने के 20। ठीक है, और 100 से लेकर 999 तक टोटल नंबर कितने होंगे 900। 900। ठीक है, नंबर कितने होंगे 900। ठीक है, अब 20 से यदि डिवाइड करूं, 20 से यदि डिवाइड करूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/45। तो इसका मतलब क्या है कि हर 45 नंबर के बाद एक संख्या लेंगे। इसका मतलब क्या है, प्रायिकता का मतलब क्या हो कि संभावना व्यक्त करी जा। ठीक है, प्रायिकता का मतलब क्या हो कि संभावना व्यक्त करी जा कि कितने नंबर के बाद वो संख्या आएगी जो 5 और 9 दोनों से विभाजित होगी। तो हर 45 नंबर के बाद, हर 45 नंबर के बाद एक नंबर ऐसा होगा जो 9 और 5 दोनों से विभाजित होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का है। ठीक है, किसका है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का। क्वेश्चन बहुत बकवास है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता थी बस। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 2 मित्र x तथा y 500 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 मित्र है x, एक मान लो कि इस साइड खड़ा, एक इस साइड खड़ा y। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है 500 किलोमीटर। इस साइड क्या है, x अपनी कार लेता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से b की ओर प्रस्थान करता है। तो 2 पॉइंट दे दिए a और b। ठीक है, एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b। ठीक है, तो क्या है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रस्थान करता है। उसके बाद क्या है, y अपनी बाइक लेता है तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
एक ही ओर प्रस्थान करता है। यदि x 9 बजे पूर्वाह्न, पूर्वाह्न का मतलब क्या हो कि am, यदि x 9 बजे am चलना तथा y 1 घंटे बाद चलना आरंभ किया हो तो वे दोनों कब मिलेंगे? और ऑप्शन क्या है, 11 बजे am, 12 बजे दोपहर में, या 1 बजे pm और 2 बजे pm। ठीक है, pm का मतलब क्या होगा? अपराह्न। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां पे मानते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है, वो 500 किलोमीटर है। अब मान लो कि x जो लड़का है वो यहाँ पे खड़ा है और y जो है वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, x मान लो कि यहाँ पे है और कितनी स्पीड से चला? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से b की तरफ चला। ठीक है, और y जो है, y यहाँ पे है, ये किस स्पीड से चला? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये इस तरफ चला होगा। ठीक है, b से a की तरफ चला। ठीक है, अब देखो जो x है वो 9 बजे चला, वो सुबह 9 बजे चला और y उसके 1 घंटे बाद, तो ये 9 बजे चला और ये 10 बजे चला। तो एक बात बताओ, जब इसने चलना स्टार्ट किया होगा, जब इसने चलना स्टार्ट किया होगा तो ये कितनी दूरी ट्रेवल कर चुका? ये 1 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल की होगी इसने? 1 घंटे में तो 60 किलोमीटर प्रति आवर है, तो 1 घंटे में कितना जाता है? 60 किलोमीटर। तो जब y चला होगा तो ये लगभग यहाँ होगा 60 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो इसने 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर ली। अब y चला, अब ये दोनों साथ में चल रहे हैं, ये यहां से चल रहा है और ये यहां से। ठीक है, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची? अब 1 घंटे बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची? या जो डिस्टेंस होगी, या जो डिस्टेंस हो गया कितनी होगी? 400। देखो 500 टोटल थी, 60 चला गया तो कितनी बची? 440 किलोमीटर। अब ये इसके बीच में मिलेंगे, अब ये इसके बीच में मिलेंगे कहीं। ठीक है, तो चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और देख लो कि ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि इनकी जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाती है। ठीक है, क्या होगा? स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। ठीक है, स्पीड जुड़ जाएगी। अब एक बात बताओ, समय निकालना, यदि समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला क्या होगा? समय इस साइड चला जाएगा और इस साइड, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी बची? अब इनके बीच की दूरी कितनी बची? 440 किलोमीटर, 440 किलोमीटर। और स्पीड क्या है? स्पीड क्या होगा कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ये जा रहा था, तो टोटल स्पीड जो होगी वो कितनी होगी? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल स्पीड जो होगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना हो गया? 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे बाद वे दोनों मिलेंगे। लेकिन 4 घंटे बाद वे दोनों मिलेंगे, लेकिन इसने 9 बजे चलना स्टार्ट किया था, इसने 10 बजे चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब भी मिलेंगे 9 बजे या 10 बजे से, या तो भी 9 बजे से मिलेंगे या भी 10 बजे से। देखो अब इसने 10 बजे किया था तो 1 घंटे में जो दूरी ट्रेवल करी थी उसकी आगे मिलेंगे। ठीक है, उसके आगे मिले। तो कहने की बात क्या है कि ये भी 10 बजे यहाँ होगा, ये 10 बजे यहाँ होगा, इसके बाद जो दूरी ट्रेवल करेंगे उसके बीच में कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो ये मिलेंगे ये 10 बजे के बाद मिलेंगे। तो 10 बजे चले थे और 4 घंटे बाद कितना समय होगा? 4 घंटे बाद कितना समय होगा? 2 बजे। 10 घंटे प्लस 4, 10 बजे चले थे प्लस 4 घंटे, कितना होगा? 2 बजे। तो ये 2 बजे अपराह्न मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा 12th लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, आगे 12th लेवल में है, 11th में आएगा या फिर 12th में आएगा। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है?
तो इसके मूल क्या होगी कि x की वैल्यू, ठीक है, मूल क्या होगी कि x की वैल्यू। अब x की वैल्यू यदि माइनस में आएगी तो क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा, और x की वैल्यू यदि एक प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसके फैक्टर करो, किसके, +3 = 0। क्या करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 के या 9 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनका जोड़ 5 हो, ठीक है, 9 के ऐसे फैक्टर करो जिनका जोड़ 5 हो। अब 9 के ऐसे फैक्टर नहीं होंगे जिनका जोड़ 5 हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हो श्रीधराचार्य, तो श्रीधराचार्य क्या कहे कि -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये क्या हो कि ये मूल या x की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला हो श्रीधराचार्य, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। अब जो मेन बात डिपेंड करेगी वह इस पे करेगी, क्योंकि यदि रूट में वैल्यू माइनस में आई तो काल्पनिक होंगे, और यदि रूट में वैल्यू पूर्ण वैल्यू आ रही है, माइनस में नहीं है प्लस में है, ठीक है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब खाली इसमें यदि वैल्यू की बात चल रही, ठीक है, तो वैल्यू किस पे वेरी कर रही, √b² - 4ac पे, ठीक है। अब ये a b c क्या है, देखो x² के पास जो वैल्यू दी हुई है वह किसकी है, a की, खाली x के पास जो है वो है b, और ये जो बिना x का है क्या है, c, ठीक है, ये क्या है c। तो वैल्यू पुट करो, b² 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर - 4ac, 4 क्या है, 4 का 4, और a कितना है 3 × 3, ठीक है। तो √25 माइनस कितना होगा 36, तो कितनी आई वैल्यू, √11, ठीक है। अब -11 आई तो इस -11 को किस तरीके से लिख सके, -1 × 11 लिख सके। अब यदि 12th में पढ़ा हो तो -1 की वैल्यू जो हो वो i के इक्वल, और i क्या हो, एक इमेजिनरी नंबर हो, एक काल्पनिक संख्या हो i, ठीक है। तो यदि रूट में वैल्यू -1 है और -1 क्या हो, एक इमेजिनरी नंबर हो, तो इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है, इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस जनसंख्या का प्रतिशत क्या है जिसका जन्मदिन एक लीप वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन हो, यह मानते हुए कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या समान है, ठीक है। ऑप्शन है A B C D, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 0.0684%, 0.5854%, 2.34% या 3.46%, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एक वर्ड्स प्रॉब्लम चैप्टर हो नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन या शब्दों पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी चैप्टर का नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये। अब एक बात बताओ, यदि ऐसा क्वेश्चन आ रहा तो केवल सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, और यदि कोई थोड़ा सा भी सोचता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, उस जनसंख्या का प्रतिशत क्या है जिसका जन्मदिन एक लीप वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन हो, यह मानते हुए कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या समान है, ठीक है। अब लीप वर्ष की बात करी उसने क्या बात करी, लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में पैदा होने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या होगा, जो बच्चा फरवरी के या जितने बच्चे फरवरी के अंतिम दिन पैदा हुए हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, लीप वर्ष हर 4 साल बाद आएगा, ठीक है, लीप वर्ष हर 4 साल बाद आएगा। तो यदि 4 साल में कितने दिन होंगे टोटल, 365 दिन होंगे 4 साल में, और लीप वर्ष में एक दिन और एक्स्ट्रा होगा, लीप वर्ष में एक दिन और एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो 4 साल में टोटल दिन कितने होंगे, कितना होगा, ठीक है, 1460 + 1 = 1461। तो टोटल दिन कितने हो गए, 1461, ठीक है। अब टोटल दिन 1461 हो गए तो हम ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक दिन एक बच्चा जन्म लेता है,
ठीक है, प्रत्येक दिन एक बच्चा जन्म लेता है। तो उसने क्या बात करी कि फरवरी के अंतिम दिन, तो फरवरी के अंतिम दिन कितने बच्चों ने जन्म लिया होगा? एक बच्चों ने, ठीक है, एक बच्चे ने जन्म लिया होगा और टोटल इतने हैं, तो उसका इनके साथ प्रतिशत क्या है? उस जो वो एक बच्चा पैदा हुआ फरवरी के अंतिम दिन, उसका ये जो टोटल बच्चे पैदा हुए इनके साथ प्रतिशत क्या होगा? तो प्रतिशत क्या होगा? 1/1461 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 0.0684%, ठीक है। तो उनका प्रतिशत कितना होगा? 0.0684%, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तीरंदाज लक्ष्य को किसी निश्चित प्रतिशत दक्षता से भेद सकता है। यदि मौसम तूफानी हो जाए तो उसकी दक्षता 20% घट जाती है, और जब मौसम तूफानी है तो वह 350 में से 196 बार लक्ष्य को भेद पाता है, ठीक है। जब मौसम साफ स्थिति में हो तो 250 शॉट में उसकी वेदन दर क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? 170, 185, 175 और 190। तो हमें क्या पता चला कि एक तीरंदाज है, उसकी वेदन दर जो साफ मौसम में है, यदि मौसम तूफानी हो जाए तो 20% घट जाती है, और जब मौसम तूफानी है तो वो 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेद पाता है, ठीक है। तो साफ स्थिति में, जब मौसम साफ स्थिति में होगा तो वो 250 शॉट में कितनी बार भेद पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? तो देखिए मान लीजिए कि साफ मौसम में वेदन दर 100% है, साफ मौसम में उसकी वेदन दर 100% है, ठीक है। तो मौसम जब तूफानी है तो उसकी वेदन दर कितनी होगी? तूफानी मौसम में उसकी वेदन दर कितनी होगी? तूफानी मौसम में वेदन दर तो 60 है, 20% कम होगी तो कितनी होगी? 80%, ठीक है। 60% है, यदि 20% कम होगी तो 80%। अब एक बात बताइए, यदि वो 350 शॉट खेल रहा और उसमें से 196 बार लक्ष्य को भेद रहा, तो यहाँ पे पर शॉट कितने शॉट पे वो एक बार लक्ष्य को भेदेगा? ये कैसे फाइंड आउट होगा? वो कैसे फाइंड आउट होगा? तो 196 बार उसने प्राप्त किया, कितने में से? 350 में से, ठीक है। 350 शॉट यदि वो खेल रहा तो 196 बार लक्ष्य को भेद पा रहा, ठीक है। यह जो वैल्यू है तूफानी मौसम में, और तूफानी मौसम में उसकी वेदन दर कितनी है? 80%। तूफानी मौसम में उसकी वेदन दर कितनी है? 80%। और उसने पूछा क्या है कि साफ मौसम में, तो साफ मौसम में उसकी वेदन दर क्या होगी? साफ मौसम में उसकी वेदन दर कितनी होगी? 100% होगी, 100% होगी। तो 196 अपॉन 350 या 350 गुना 80, क्योंकि ये साइड डिवाइड में जाएगा और ये कहां पे जाएगा? ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यदि इस चीज को कैंसिल करें तो ये हो जाएगा शायद कितना? 5.6, और इससे करें तो 0.7, तो कितना आया? 0.7। अब इसको परसेंटेज के रूप में बदलो, 0.7 को प्रतिशत में बदलो। यदि 0.7 को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 की मल्टीप्लाई तो कितना हो गया? 70। तो उसकी वेदन दर क्या है साफ मौसम में? 70, ठीक है। साफ मौसम में यदि वो 100 शॉट खेलता है तो 70 शॉट उसकी वेदन दर है, तो 70 शॉट एकदम सही, जहां पे निशाना लगाना है वहां पे लगाएगा, ठीक है। अब उसने क्या दिया कि जब मौसम साफ स्थिति में हो तो 250 शॉट में उसकी वेदन दर क्या होगी? तो 250 शॉट में क्या होगी? एक बात बताओ, 100% जब है तो 70 के इक्वल है। जब वो 250 खेलेगा तो कितनी होगी? 70/100 इंटू 250, तो कितना होगा? 175। तो यदि वो 250 शॉट मार रहा है साफ मौसम में तो कितनी बार लक्ष्य को भेजता है? 175 बार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। 40 व्यक्ति क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है।
10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, दूसरा गेम क्या है टेनिस, तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति दो में से कम एक खेल पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन लॉजिकल है थोड़ा सा, बस ये ज्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अब एक बात बताइए, जब 65 व्यक्ति टोटल है और उनमें से 40 व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति बचे 25। ये 25 व्यक्ति ऐसे होंगे जो अदर गेम पसंद करते होंगे, ठीक है। या हो सकता है कि इनमें से भी कुछ क्रिकेट और दूसरा और गेम है वो पसंद करते हो, ठीक है। तो 25 व्यक्ति बचे। अब इसमें क्या कहा कि 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। इन 25 में से 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यदि इनमें से 10 व्यक्ति घटा दिए जाए जो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो बचा कौन? भाई दो ही तो गेम खेलने वाले थे, एक क्रिकेट खेलते एक टेनिस खेलते। अब 40 तो ऐसे थे जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और 10 ऐसे थे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो ये जो 15 बचे ये कौन बचे? जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। और क्वेश्चन क्या था कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस खेलते हैं, तो कितने खेलते हैं? 15। देखिए इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सोल्व करो। तो वेन डायग्राम क्या है कि ये व्यक्ति है जो क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है, और ये व्यक्ति है जो टेनिस पसंद करते हैं। कौन सी? टेनिस पसंद करते हैं। अब टोटल व्यक्ति कितने हैं? टोटल व्यक्ति 65 है और 40 ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो ये व्यक्ति भी वो है, ये क्रिकेट वाले व्यक्ति वो है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और 10 व्यक्ति वे है जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, यू पोर्शन जो है ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो ये कौन सा पोर्शन होगा? जो कुछ व्यक्ति है टेनिस पसंद कर रहे हैं और टेनिस वाले कुछ व्यक्ति क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, यानी कि जो दोनों को पसंद कर रहे हैं। यू पोर्शन कौन सा होगा? जो दोनों को पसंद कर रहे हैं। तो ये कितने हैं? 10 है। और इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 65, क्योंकि व्यक्ति तो टोटल 65 ही है। अब 40 ये है और 10 ये है और बचे कौन? टेनिस वाले। मान लो टेनिस वाले x है तो इक्वल टू 65 क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति तो टोटल यही है, व्यक्ति तो टोटल यही होंगे 40, 10 और जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते होंगे, ठीक है। तो 50 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया? 65। x इक्वल टू कितना हो गया? 65 माइनस 50, तो कितना हो गया? x इक्वल टू 15। तो टेनिस खेलने वाले कितने हैं? 15, जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए टाटा का बहुलक, देखिए बहुलक क्या हो? सबसे पहली बात बहुलक हो क्या? बहुलक जो सीरीज दी हुई है और उसमें सबसे ज्यादा बार जो नंबर आता है, जो सीरीज है मान लीजिए नंबर दिए हुए और इसमें सबसे ज्यादा बार जो नंबर आएगा वो क्या है? वो उसका बहुलक होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन आते हैं माध्यिका और ये जो क्वेश्चन होते हैं सब एक ही चैप्टर के है। तो लुप्त पद याद करो, इसमें लुप्त पद कौन सा? x। यदि इसका बहुलक 62 है तो इसमें क्या करना कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज बताओ, यदि बहुलक 62 है तो 62 सबसे अधिक बार आना चाहिए, ठीक है, 62 सबसे अधिक बार आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 21 2 बार आया, 22 2 बार है, 213 एक ही बार है, जो 60 है वो 3 बार आया, ठीक है। अब बात करें 63 की, तो 63 कितनी बार आया? 5 बार आया। अब 63 5 बार आया, ठीक है। इसके बाद 62 की यदि बात करें तो 62 कितनी बार आया? 5 बार आया। और चूंकि 62 उसका बहुलक है तो 62 सबसे अधिक बार होना चाहिए था, ठीक है, 62 सबसे अधिक बार होना चाहिए था। और 5 बार ही 63 है, 5 बार ही 62 है, तो x के स्थान में क्या आएगा? सीधी सी बात है भाई 62 आएगा, क्योंकि यदि यहाँ पे 62 आएगा तभी तो सबसे ज्यादा बार होगा, तभी तो ये बहुलक होगा, ठीक है। तो x के स्थान में क्या होगा? 62, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूपीएसआई में वेन आरेख का या डायग्राम का ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या दिया
कि अक्टूबर 2006 में 5 कंपनियों ए, बी, सी, डी तथा ई रंगीन टीवी सेटों की मांग तथा उत्पादन। ये ग्राफ क्या है? रंगीन टीवी सेटों की ये 5 कंपनियां, इनकी मांग तथा उत्पादन। देखिए ये कंपनी ए है, बी है, सी है, डी है। अब मांग कौन से वाली है? मांग है ये वाली, मांग है ये, और उत्पादन है ये। ठीक है, वो उस साइड दिया हुआ है, मांग और उत्पादन। ठीक है, अब इसमें उसने 3 क्वेश्चन पूछे। जो ये पेपर है 12 दिसंबर 2017 का, इसमें उसने 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन क्या था? कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत है? कंपनी जो बी है उसकी मांग, अच्छा एक बात बताइए, कंपनी बी की मांग कितनी है? 600। और कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत है? कंपनी सी की मांग कितनी है? 2500। तो उसने क्या पूछा कि 600 2500 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, उसने क्या पूछा? 600 कि उसने पूछा कि 600 2500 का कितने प्रतिशत है। तो एक बात बताओ, 600 जो है वो कितने प्रतिशत है? किसका? 2500 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, अब ये 2 जीरो, इससे हो गया 4, तो कितना हो गया? 24%। तो कितने प्रतिशत हो गया? 24%। तो उसका क्वेश्चन था कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 24%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन ने पूछा 5 कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग। 5 कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग। अच्छा एक बात बताओ, 5 कंपनियों की औसत मांग कितनी होगी? औसत कैसे निकलता है? औसत निकलता है सम ऑफ टोटल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी। ठीक है, सम कैसे निकलेगा? कि कुल संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्याएं, वे जितनी संख्याएं है। ठीक है, तो कितनी है टोटल मांग? कितनी है? ए की कितनी है? टोटल मांग ए की कितनी है? 3000। बी की कितनी है? 600। सी की कितनी है? 2500। डी की कितनी है? 1200। ई की कितनी है? 3300। ठीक है, कितनी है? 3300। तो इनको जोड़ो, $10,600। ठीक है, टोटल मांग कितनी है उनकी? 10,600। और अब इसका क्या पूछा कि उनकी औसत मांग। तो औसत कैसे निकलेगा? औसत मांग जो निकलेगी वो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 5 कंपनियां है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना होगा? 2120। ठीक है, तो कितना होगा? 2120। तो टोटल मांग कितनी? टोटल औसत मांग कितनी है? औसत मांग कितनी है? यदि औसत मांग की बात करें तो औसत मांग कितनी है? कितना है? 2120। ठीक है, उसके बाद कहा था औसत उत्पादन का अंतर कितना है। अच्छा एक बात बताओ, औसत उत्पादन भी इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, औसत उत्पादन भी ऐसे निकलेगा। अब औसत उत्पादन देखिए, कंपनी ए का जो उत्पादन है वो कितना है? कंपनी ए का जो उत्पादन है वो कितना है? 1500। कंपनी बी का जो उत्पादन है वो 1800। कंपनी सी का जो उत्पादन है 1000। कंपनी डी का जो उत्पादन है 2700। और कंपनी ई का जो उत्पादन है वो कितना है? 2200। ठीक है, तो टोटल उत्पादन कितना हुआ? इन सबको ऐड कर दो, 22। ठीक है, 2 तो 9200 होगा। ठीक है, कितना होगा? 9200 होगा। ठीक है, अब औसत उत्पादन की बात करी तो औसत उत्पादन निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि कंपनियां कितनी है? नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 5 है। ठीक है, तो इसी से डिवाइड करो, 1840। ठीक है, कितना होगा? 1840। तो औसत उत्पादन कितना होगा? औसत उत्पादन कितना होगा? औसत उत्पादन कितना होगा? 1840। और उसने क्या पूछा? इनका अंतर। उसने क्या बात करी कि उत्पादन का अंतर कितना है? औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर कितना होगा? तो इनका अंतर निकाल दो, 0 8, यहां कितना हो गया? यहां हो गया 2, तो कितना हो गया? ठीक है ना, तो कितना हो गया? 280। ठीक है, तो कितना हो गया? 280। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कंपनी ए बी सी तथा
एक बार तो दे दी कंपनी एबीसी और एक बार कह रहा कंपनी डीई के औसत उत्पादन का परस्पर अनुपात कितना होगा। अच्छा, एक बार तीन कंपनी दी ए बी सी और दूसरी बार क्या दी डी और ई, जो दो कंपनियां हैं। तो इन तीन कंपनी का औसत उत्पादन अलग और इन दो कंपनियों का औसत उत्पादन अलग। ठीक है, क्या करना, इन तीन कंपनियों का औसत उत्पादन अलग और जो ये दो कंपनी है इनका औसत उत्पादन अलग निकाल के उनका क्या फाइंड आउट करना, रेशो। ठीक है, अनुपात। चलो, पहला कंपनी ए बी और सी का औसत उत्पादन निकालो। तो औसत उत्पादन कौन सा है, ये ब्लू वाला। ठीक है, तो ए का जो उत्पादन है वो कितना है 1500, बी का जो उत्पादन है वो कितना है 1800 और सी का जो उत्पादन है वो कितना है 1000। ठीक है, तो कितना हो गया 4300 है, लगभग 4300 होगा। हाँ 4300। तो ए बी सी का औसत उत्पादन कितना हो गया 4300। अब जो दो कंपनियां बची, अच्छा औसत उत्पादन की बात करी तो इसमें डिवाइड किससे करेंगे 3 से। तो ए बी सी का जो औसत उत्पादन है वो कितना है 4300 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और इसका रेशो निकालना किसके साथ, कंपनी डी और ई के औसत उत्पादन के साथ। तो कंपनी डी और ई का औसत उत्पादन निकालो, कंपनी डी और ई का औसत उत्पादन निकालो। डी का उत्पादन है 2700 और ई का उत्पादन है 2200। तो कितना हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 5900 6900। ठीक है, तो ये क्या है, इनका कुल उत्पादन है। अब औसत उत्पादन की बात करें तो डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, औसत उत्पादन की बात करें तो डिवाइड करेंगे 2 से। अच्छा सॉरी, ये 4900 होगा। ठीक है, 4900। अच्छा ये वाला, हाँ सॉरी वो तो सही था, 4300 और ये कितना होगा 4900। ठीक है, ये कितना होगा 4900। अब इनका रेशो निकालना है। एक तो वैल्यू ये है जो ए बी और सी का औसत उत्पादन है और दूसरे वाली क्या है जो डी और ई का औसत उत्पादन है, वो कितना है 4900/2। ठीक है, अब रेशो निकालना है तो इससे ये कैंसिल कर दे, तो 43 × 2 और रेशो हो गया 49 × 3। ठीक है, अब देखो किसी से दोनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, डिवाइड तो होगा नहीं। ठीक है, डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो कितना आएगा, ठीक है 86 रेशो 137। तो कितना होगा 86 रेशो 137। तो ग्राफ से वो क्वेश्चन 100 की 100% क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, यूपीएसआई में ग्राफ से वो क्वेश्चन पूछता है 147, हाँ 2 था ना, तो 147 होगा। ठीक है, तो वो ग्राफ से क्वेश्चन 100 की 100% पूछता ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, शायद 19-20 क्वेश्चन के आसपास मैंने क्वेश्चन सोल्व करा दिए। ठीक है, तो क्या है कि ग्राफ से क्वेश्चन आपको दिखा दिया मैंने कैसा पूछता है। ठीक है, और यूपीएसआई की यदि बात करें तो ग्राफ से ऐसा भी हो जाता है कि 4 से 5 क्वेश्चन ग्राफ देने के बाद वो 4 से 5 क्वेश्चन उस ग्राफ से पूछता है। ठीक है, और ग्राफ बिल्कुल सिंपल देगा, ग्राफ बिल्कुल सिंपल दे रहा है। 2017 के जितने पेपर मैंने सोल्व किए ग्राफ बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, तो वीडियो लंबी होगी काफी। ठीक है, और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।